चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन, जिसमें दो क्वेश्चन हैं। पहला है मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, और दूसरा है परिवर्तनशील अनुपात के नियम। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन जो मैंने कहा था वो है ब्याज क्या है और उस पर क्लासिकल थ्योरी क्या है। तो आज इन दोनों को देखेंगे। इस पर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, उसको आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये थ्योरी का पोर्शन है, उतना ज़्यादा है, बस इस पर मेहनत नहीं करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं मांग की लोच क्या है। इसको मैंने लिख रखा है। ठीक है, आराम से समझाता हूँ। ग्राफ से जो समझ गए ना वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको कहते हैं मांग की लोच, उसकी परिभाषा क्या है कि किसी भी कमोडिटी यानी कि वस्तु के प्राइस में बदलाव करने पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वांटिटी में परिवर्तन नहीं करते हैं, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, प्राइस में परिवर्तन कर देते हैं तो क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, समझ गए। तो किसी भी कमोडिटी के प्राइस में बदलाव होने पर उसकी मांग कितनी बढ़ती या घटती है, ठीक है, यह पता करने को मांग की लोच, ठीक है, कहते हैं या कहलाती है, कहते हैं। ठीक है। अब मार्शल जी ने इस पर एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी दी है। आप ऐसे लिख सकते हो, प्रोफेसर मार्शल लिखिए, प्रोफेसर मार्शल ने इस पर एक गणितीय फार्मूला दिया है। क्या है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, मांग की लोच, वो कितना चेंज हुआ है प्राइस में और उससे कितना फ़र्क पड़ा है क्वांटिटी में। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे हम, इसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, मैंने बताया था इस डेल्टा को हम डी फॉर्म में लिखेंगे तो इसको डी क्यू लिखेंगे, नीचे एक क्यू और लिखना पड़ेगा, अपॉन में इसको डी पी लिखेंगे, डेल्टा पी को अपॉन में एक पी और लिखना पड़ेगा। समझ गए बात को। ओके, अब इसको इधर गुणे में लिखने के लिए क्या करेंगे, डी पी को नीचे लिख देंगे, पी के ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो डी क्यू अपॉन में क्यू इंटू में 100% के लिए 100 होता है, परसेंट से परसेंट हम काट भी सकते हैं। समझ गए। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू, फिर डेल्टा पी अपॉन में पी। समझ गए। तो इसको हम कहते हैं डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी बाई क्यू हमने एक साथ में लिख लिया। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट कीजिए। मैं एक बार से समझा देता हूँ। ओके, कैसे। मार्शल जी ने एक इक्वेशन मार्शल ने कहा कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो परसेंटेज मात्रा में परिवर्तन कितना हुआ, और मात्रा में परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज कीमत में परिवर्तन। ठीक है, मात्रा में परिवर्तन को, मात्रा को क्वांटिटी कहते हैं, डेल्टा क्यू लिखेंगे, परसेंटेज चेंज, ठीक है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब मैंने बोला कि इसको डी क्यू फॉर्म में लिखना है। ठीक है, डी क्यू अपॉन में क्यू नीचे एक लिखना पड़ेगा, इसको डी पी लिखना है तो एक पी और लिखना पड़ेगा। इसको कुछ नहीं किया है, इसको उठा के ऊपर फेंक दिया है, डी क्यू, ठीक है, दिख रहा है। ओके, डी क्यू अपॉन में क्यू इसको तो लिखेंगे ही, लेकिन इसको ऊपर ले जाएंगे तो पी अपॉन में डी क्यू हो जाएगा। अब थोड़ा अच्छा दिखने के लिए क्या करेंगे, पी अपॉन में डी पी। ओके, थोड़ा अच्छा दिखने क्या है कि जो एक से दिख रहे हैं उनको एक साथ लिख लीजिए, डी क्यू अपॉन में डी पी, और जो अलग अलग बेचारे कुंवारे दिख रहे हैं इनको अलग से कर लीजिए। ठीक है, तो हो गया जी ई डी। आपने परिभाषा लिख दिया, आपने फार्मूला लिख दिया, आधे नंबर आप पा गए। अब कुछ नहीं करना है, आप केवल इसके प्रकार लिखने हैं। ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, मेनली ये 5 प्रकार के होते हैं। एक तो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतया लोचदार, कि प्राइस में थोड़ी सी भी इधर उधर हुई ना तो मात्रा तुरंत बदल जाती है, पूर्णतया लोचदार है। यानी कि किसी के बिहेवियर में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर, ठीक है ना, कोई है जो तुरंत एक तमाचा मार देता है। ठीक है, और एक है पूर्णतया बेलोचदार, कितना भी किसी के बिहेवियर में परिवर्तन हो जाए वो उसको कुछ नहीं करता। समझ गए बात को। तो एक है जो प्राइस के बदलने पर क्वांटिटी तुरंत बदल ले, वो होता है पूर्णतया लोचदार। एक है जो प्राइस में कितना भी परिवर्तन हो जाए अपना मांग नहीं बदलता है, उसको कहते हैं पूर्णतया बेलोचदार। एक होता है अपेक्षाकृत इलास्टिक, यानी कि अपेक्षाकृत लोचदार, यानी कि जब क्वांटिटी में थोड़ा सा ज़्यादा परिवर्तन हो प्राइस के रिलेटिव में, अगर प्राइस 10% बढ़ रही है तो जो मात्रा है वो 20% ज़्यादा बढ़ रही है। एक होता है अपेक्षाकृत, यानी कि किसी के कंपैरिजन में बेलोचदार, यानी कि जो क्वांटिटी में परिवर्तन है, मात्रा में परिवर्तन है, वो प्राइस से थोड़ा सा कम रहे। अब कि यहाँ पे 10% अगर प्राइस में परिवर्तन हो रहा है तो मात्रा में 5% ही परिवर्तन होगा। और आंशिक रूप से क्या कि भैया एक बराबर, जितना आपने व्यवहार बदला उतना हमने आपसे दूरी बनाई। समझ गए। ऐसे कि जितना आपने प्राइस बदला उतना ही परसेंट हमने क्वांटिटी बढ़ाई। आपने 10% प्राइस बढ़ाया तो हमने 10%
क्वांटिटी बढ़ाई, समझ गए, कम कर दी, ठीक है। अब देखेंगे हम ये पूर्णता बेलोचदार की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इनफाइनाइट है। हाँ, इसकी डिफिनेशन देखिएगा, मैंने बोला ना कितना भी प्राइस में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाता है ना तो सामने वाला क्या करता है, एकदम से मात्रा को इनफाइनाइट तक चेंज कर सकता है। जब प्राइस में थोड़ा सा परिवर्तन होता है या नहीं भी होता है, समझ गए, तो उसकी क्वांटिटी इनफाइनाइट रूप में बढ़ या घट जाती है, या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी या तो बहुत कम हो जाएगी। इस प्रकार की डिमांड को परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यानी कि पूर्णतः लोचदार डिमांड कहेंगे। इसका ग्राफ आप देखेंगे, ये मैंने बनाया x, ये बनाया y, इस पर क्वांटिटी, इस पर प्राइस। हमने देखा कि प्राइस वही है, बेचारी जो प्राइस है वो वही है, लेकिन हमारी जो क्वांटिटी है कभी ये हो जा रही है, कभी उसका मन किया तो कभी क्वांटिटी ये हो जा रही है, तो ये हो जा रही है। तो ग्राफ बनाने का सिंपल सा आप करिएगा कि ऐसे करके प्राइस को ऐसे दिखा दीजिए, ये 0 है, ये x है, ये y है। आप बता दीजिए कि यहाँ पे इनफाइनाइट शो कर दीजिए, बस हो गया। आप बताइए कि ये पूर्णतया लोचदार है कि थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ तो कभी ये तो कभी ये क्वांटिटी ले लेंगे, ठीक है, Q1 Q2, समझ गए बात। ओके, दूसरा क्या है, मैं ग्राफ एक बार समझा दूंगा क्या, समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ग्राफ समझाता हूँ। पूर्णतया लोचदार, ठीक है, यहाँ पे हमने एक्सिस बनाया, ये पहला था, ठीक है, ये y है, ये x है, ये 0 है, इस पे हमने प्राइस को लिया, इस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड की, ठीक है। मैं कहा प्राइस में बिल्कुल परिवर्तन ना हो, मतलब बेचारे ऐसे सीधे चली जाए कि प्राइस इतना ही है भाई, इतना ही प्राइस है, लेकिन क्वांटिटी कभी यहाँ होगी, कभी यहाँ होगी, कभी यहाँ होगी, कभी इनफाइनाइट होगी, समझ गए। तो प्राइस में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर भी क्वांटिटी बहुत घट बढ़ जाए तो उसको हम पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं, समझ में आ रहा होगा। अब दूसरी होती है पूर्णतया बेलोचदार, ठीक है, बेलोचदार मतलब ये ऐसे होगी, ये x है, ये y है, ये 0 है। इसमें क्या है कि प्राइस कितनी भी घट बढ़ जाए, ठीक है, अब प्राइस इनफाइनाइट, अभी ये चेंज हो रहा था ना, प्राइस कितनी भी घट बढ़ जाए लेकिन क्वांटिटी हमको इतनी ही चाहिए, समझ गए। ये प्राइस है, अब ये प्राइस चाहे यहाँ हो तब भी यही क्वांटिटी लेंगे, चाहे प्राइस इतनी बढ़ जाए तब भी यही क्वांटिटी लेंगे, चाहे प्राइस इतनी नीचे चली जाए तब भी यही क्वांटिटी लेंगे। इसका मतलब क्या, इसमें जो प्राइस है वो सीधे पैरेलल होती है, इसमें जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी कर्व, ये सीधे ऐसे बना देते हैं, बस हो गया। यहाँ पे हम कह देंगे कि एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा 1-2 लाइन में, क्या कि एक्स एक्सिस पर वही बार बार क्वांटिटी लिया, क्वांटिटी लिया, वाई एक्सिस पर प्राइस लिया। तीसरा लिख दीजिएगा कि प्राइस में कितना भी परिवर्तन होने पर ठीक है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो समान ही है, ठीक है, कितना भी बिहेवियर में चेंज हो जाए लेकिन वहीं रहना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम तीसरा देखेंगे, हमने परफेक्टली इलास्टिक देख लिया, प्राइस सेम रहती है, परफेक्टली इन इलास्टिक देख लिया, उसमें क्वांटिटी सेम रहती है। अब देखते हैं रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। रिलेटिवली यानी क्या होता है, अपेक्षाकृत, इसकी हिंदी मैंने पीछे लिखाई थी, अपेक्षाकृत किसी की तुलना में अपेक्षाकृत लोचदार, मतलब इसमें मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही चेंज हो जाती है, ठीक है। किसी वस्तु के प्राइस में होने वाले परसेंटेज चेंज से ज़्यादा वस्तु की मांग में होने वाली परसेंटेज चेंज होती है, ठीक है, परसेंटेज चेंज होती है तो उसे रिलेटिवली इलास्टिक कहते हैं। आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि मैंने कहा डेल्टा चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लोचदार मांग किसको कहते हैं कि जब वस्तु की मांग जो है वो बहुत थोड़ा सा ज़्यादा हो जितना कि प्राइस हम बदलें, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसलिए रिलेटिव वर्ड का यूज हुआ है, ठीक है। ओके, इसको हम कैसे ग्राफ को समझेंगे तो ध्यान से देखना। तीसरा रिलेटिवली, देखो ऐसे करो, ऐसे ग्राफ बना दो, ठीक है। उसके बाद दिखा दो कि मान लो ये प्राइस है P1, हमने Q1 मात्रा ली, ठीक है। जब हम प्राइस दिख रहा है, ओके, प्राइस इतने पर हमने इतने मात्रा ली, अब हमने प्राइस इतनी बढ़ा दी, प्राइस P2 कर दी, तो हमने क्वांटिटी ना थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी, समझ रहे हो। प्राइस थोड़ी बढ़ी, हमने क्वांटिटी उससे ज़्यादा बढ़ा दी, क्वांटिटी की मात्रा Q2 यहाँ पे हो गई। तो हम देखेंगे
नहीं, यहाँ पे कम या ज़्यादा करने की बात है। P1 पे Q1 है, हमने प्राइस थोड़ी बढ़ाई, इसकी क्वांटिटी में थोड़ी सी कमी आई, क्योंकि देखो निगेटिव रिलेशन होता है ना। ओके, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक, ध्यान से देखो, क्योंकि निगेटिव रिलेशन होता है ना, एक बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा। ये 0 है, ये x है, ये y है। मैंने कहा प्राइस जब P1 थी तो हमारी क्वांटिटी Q1 थी। अब जब हमने प्राइस बढ़ा दिया तो वस्तु की मात्रा घटेगी ना। आप ही बताओ, मैंने समोसे की कीमत 5 से 10 रुपये कर दी तो क्वांटिटी कम लोगे कि ज़्यादा लोगे कि अब तो हम और खाएंगे? नहीं, कम खाओगे। P2 कर दी तो Q2 इधर आ जाएगा। तो ये इतना चेंज हुआ ना, लेकिन इससे ज़्यादा ये कम हो जाए, यहाँ तक आ जाए Q2, ये यहाँ ये है। अब इन्हीं दोनों पॉइंट को मिला के बना दो ग्राफ, हो गया, हो गया, बात ख़त्म। अब तीसरा चौथा क्या है, देखो ध्यान से, ये देखो क्वांटिटी ग्रेटर देन प्राइस से, क्वांटिटी प्राइस से ग्रेटर। अब यहाँ देखो जो क्वांटिटी चेंज है वो प्राइस से कम मतलब इफेक्ट होगी। अगर प्राइस इतनी है तो क्वांटिटी देखो थोड़ी सी खिसकी है इधर की तरफ, इधर की तरफ, बात ख़त्म ना। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफिनेशन। ओके, यहाँ पे है प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांड में उससे कम चेंज हो, वही तो मैं बता रहा हूँ। जो क्वांटिटी डिमांडेड है डेल्टा Q अपॉन में Q, उसमें कम चेंज हो और ज़्यादा चेंज किस में हो, प्राइस में हो। समझ गए बात? बहुत बढ़िया। इसलिए जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस है तो लेस देन 1 होती है, एक से कम ही होती है। बस इतना लिखो, ये दोनों पॉइंट लिख दो। ग्राफ कैसे बनाओ मैं बता रहा हूँ। ग्राफ इसमें देखो कैसे बनेगा, मैं बोला बस ऐसे अंदाज की ग्राफ बनाना है। यक्स है, ये वाई, सबको एक्सप्लेन करना है, सबको पेज भरना है तो, लेकिन टाइम जल्दी मिले तो। यक्स पे ये लिया, वाई पे ये लिया, एक्स पे क्वांटिटी ले रहे हैं ना सब पे, क्यूडी, और वाई पे प्राइस ले रहे हैं ना, सब में लिखो। और बताओ कि यहाँ से इतना बढ़ाया, P1 से P2 हुआ तो ये Q1 से Q2 हो गया। यहाँ पे Q1 Q2 की मात्रा ज़्यादा है P1 P2 से, ये पोर्शन ज़्यादा है इससे, ये पूर्णतः लोचदार है। लेकिन अब देखो, अगर हमने P1 पे, ठीक है, Q1 मात्रा ली, अब यहाँ प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, प्राइस यहाँ पहुँच गई, लेकिन जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ही कम होगी। देखो ये इतना है P1 से P2, इसकी जो मात्रा है वो कम रखना है दूरी। तो Q2 यहाँ पे है, ये इधर जाएगा, ये इधर से आएगा, दोनों यहाँ मिल जाएंगे, तो ये ज़्यादा है इससे, तो हम ऐसे ग्राफ बनाएंगे। हो गया, बस इसे बता दो कि x एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड, y एक्सिस पे प्राइस लिया है। जब हमने प्राइस को P1 से P2 किया, ठीक है, तो क्वांटिटी Q1 से Q2 हो गई, यानी कि P1 P2 ज़्यादा है Q1 Q2 से। हम कहेंगे जो क्वांटिटी डिमांडेड है, देखो ना वो कम है ना प्राइस से, वो कम है प्राइस में चेंज से। अब एक आखिरी आ जाती है लोच, ठीक है, वो क्या है, वो लोच क्या है, ध्यान से समझना। वो लोच है कि यूनिटरी मतलब क्या होती है कि भैया ना आप ना हम ज़्यादा, जितना चेंज हमारी क्वांटिटी में होगा डेल्टा Q अपॉन में Q, उतना ही चेंज हमारे प्राइस में भी होगा। इसकी डिफिनेशन देखो, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इसमें लिखा है जब प्राइस का प्रोपोर्शनेट चेंज, ठीक है, प्रोपोर्शनेट माने प्रतिशत चेंज, इतनी इंग्लिश तो लिखना, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, मांग की गई वस्तु के प्रोपोर्शनेट चेंज के बराबर होता है तो उसे यूनिटरी इलास्टिक यानी कि आंशिक रूप से लोचदार मांग कहते हैं। जब वस्तु में जितना परिवर्तन हो उतना ही इसमें हो, और यहाँ पे जब बराबर का साइन है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होगी, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें देखो ये हमने किया, ये दोनों बराबर ही कर दिया। इसको ग्राफ कैसे बनाएंगे इसमें भी समझ में आ गया, लेकिन मैं समझा देता हूँ। तो ये था, ऐसे हमने किया, यक्स है, ये वाई है, ये 0 है, यहाँ पे हमने वस्तु की मात्रा लिया, यहाँ पे प्राइस लिया। ओके, मान लो हमने जब प्राइस P1 रखा, P1 का मतलब 5 रुपये, कुछ भी मान सकते हो, तो क्वांटिटी भी हमने 5 ही ली यानी Q1 ली, इसको ऐसे मिला देंगे। लेकिन जब प्राइस में हमने क्या किया, प्राइस में इतना चेंज किया तो इस क्वांटिटी में इतना चेंज आएगा, बराबर का चेंज, ठीक है। तो इसको ऐसे बना देंगे, दोनों को मिला दीजिए, हो गया, बात ख़त्म। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जब P1 से P2 हुआ तो ये भी Q1 से Q2 कम हो गया, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, लेकिन जितना बढ़ा उतना ही घटा, देखो, ठीक है, बराबर बना देना। तो यहाँ बताना, यहाँ एक्सप्लेन करना कि
P1 P2 जो है वो बराबर है Q1 Q2 के। इसका मतलब जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हुआ वो बराबर है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। जितना हमने प्राइस में परिवर्तन किया उतना, मान लो देखो ध्यान से, इसी एग्जांपल से समझ लो सभी। 5 रुपये से प्राइस हमने 10 रुपये किया, तो जो मात्रा है उसकी 10 से वो 5 हो जाएगी। अगर हमने 5 बढ़ाया तो वस्तु की मांग भी 5 घटाई, तो 50-50 किया बराबर। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं। अब लास्ट में यही देखना कि जब हमारी पूर्णतः लोचदार होती है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाए तो इनफाइनाइट। पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार मतलब बिल्कुल भी फर्क ना पड़े तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है, कि उसके तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तीसरा क्या है, जब क्यों की मात्रा ज़्यादा हो P से तो ग्रेटर देन 1, जब क्यों की मात्रा P से कम हो, ठीक है, कि प्राइस ज़्यादा बढ़ रही हो, क्वांटिटी कम, तो लेस देन 1 है। जब दोनों समान बढ़ रहे हैं तो क्यों बराबर P। समझ गए? ओके, तो अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये ग्राफ से समझ में आया? ओके, मैं लास्ट में एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा, तब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न नंबर 2। अच्छा, इसमें पता है क्या क्या इंपॉर्टेंट था? पहली चीज़ डेफिनेशन, कि जब किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने पर उसके मांग में कितना कम या ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, इसको पता करने को हम मांग की लोच कहते हैं। दूसरा, हमने मार्शल की इक्वेशन दे दी, बस मार्शल लिख के, ठीक है, ये सल है, साला नहीं है, तो मार्शल ने इक्वेशन दी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, किसके कारण? जब प्राइस में कोई परिवर्तन हो जाए, तो नीचे वाले के परिवर्तन के कारण ऊपर वाले में कितना परिवर्तन हो। समझ गए बात को? हो गया, बस इतना ही लिख दीजिएगा, हो गया। और तीसरा मैंने प्रकार बताया। प्रकार इसके 5 होते हैं। पहला, जब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाए, प्राइस कुछ भी ना फ़र्क पड़े तभी। दूसरा, जब बहुत प्राइस ऊपर नीचे हो जाए लेकिन क्वांटिटी उतनी ही रहे। तीसरा, जब मात्रा में परिवर्तन प्राइस के परिवर्तन से ज़्यादा हो, जब मात्रा में परिवर्तन प्राइस के परिवर्तन से कम हो, जब मात्रा में परिवर्तन प्राइस के परिवर्तन के बराबर हो गया। तो थोड़ा सा कठिन रहा, क्योंकि मुझे लगता है माइक्रो का सबसे कठिन टॉपिक वो मांग की लोच है, और उसको मैंने थोड़ी आसानी से समझाई। कैसे? ट्रिक से। ओके, तो दूसरा क्या है? परिवर्तनशील अनुपात के नियम लिखिए। ये दोनों आंसर बहुत मतलब लंबा टाइम लेने वाले हैं, बट दोनों में से एक या दोनों पक्का आएंगे, गारंटीड 100%। बिना इसको पूछे माइक्रो हो ही नहीं सकती, ठीक है, तो इसके चांस बहुत है। और कभी कभी होता नहीं है कि हमको 3 क्वेश्चन आ गए, चौथा नहीं आ रहा है, तो पता है क्या करना चाहिए? यही जो हम अच्छे से पढ़ के गए हैं यही को छाप दो लास्ट में अच्छे तरीके से। एग्जामिनर पता है अगर क्वेश्चन 12 नंबर का है ना, तो शर्माते शर्माते बोलेगा बच्चे ने मेहनत की है, 5 नंबर तो दे दो। समझ गए? तो इसकी परिभाषा क्या है कि इस नियम के अनुसार जब हम उत्पादन के साधन, अच्छा उत्पादन के साधन क्या है? मैं कहूँ तुमको उत्पादन करना है, आप लोगों को उत्पादन करना है, ठीक है, तो आप कहोगे एक तो मुझे लैंड चाहिए, भूमि चाहिए, एक तो हमको लेबर चाहिए कि भाई आदमी चाहिए काम करने के लिए, अब जानवर थोड़ी ना। फिर तीसरा क्या है? कैपिटल चाहिए, उस लेबर के साथ साथ कैपिटल यानी कि मशीनें चाहिए। और चौथा एक एंटरप्रेन्योर चाहिए, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर मतलब जो जिसमें दिमाग लगाए, इसको प्रॉफिट मिलता है। लैंड की जगह हमको रेंट मिलता है, लगान। लेबर की जगह हमको वेज मिलती है यानी कि मजदूरी। कैपिटल की जगह हमें इंटरेस्ट मिलता है यानी कि ब्याज। और इसको प्रॉफिट मिलता है यानी कि लाभ। इसको बस याद नहीं रखना है, बस वैसे ही मैंने बताया। तो जब इस नियम के अनुसार जब हम उत्पादन के साधन में परिवर्तन करते हैं, उत्पादन के साधन में केवल एल लेंगे, मतलब लेबर को परिवर्तन करते हैं। इसमें ये देखिएगा, इसमें उत्पादन के साधनों में केवल लेबर को बदला जा सकता है और किसी को नहीं। तो शुरू में जो कुल उत्पादन है वो तीव्र गति से बढ़ता है। आपने मान लो कोई कंपनी खोली, शुरू में 2 आदमी को और बढ़ा लिया, तो डायरेक्ट 1 किलो लड्डू से 10 किलो लड्डू बनने लगे। लेकिन फिर आप 3 से 4 कर लो, 4 से 5 कर लो, लड्डू उतना ही बन रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बहुत धीमी गति से बनेगा, कुछ लोग आलसी हो जाएंगे। तो और अंत में धीमी गति से बढ़ता है। इसे ही परिवर्तनशील अनुपात के नियम कहते हैं। मान्यताएं, किसी भी थ्योरी में मान्यताएं एजम्पशन जरूरी हैं। तो हम कहेंगे इसमें केवल क्या है? इसमें उत्पादन के साधनों लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर में केवल लेबर को बदला जा सकता है। दूसरा, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी समान रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने लेबर भी बदला, ऊपर से हाईटेक मशीन्स भी लगा दी, तब तो भैया हमेशा ही हम लोग उत्पादन बढ़ा सकते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? कुछ ना बदलो, केवल लेबर बदलो। तीसरा, लेबर जो है होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब एक समान होना चाहिए, कि अगर आप, ऐसा नहीं है कि एक लेबर जो बहुत कमज़ोर है, ठीक है, दिमाग से फिजिकल,
वो उतना नहीं बना पा रहा है, आप दूसरे किसी और अच्छे को, उससे बेटर को ला रहे हो, तब तो परिवर्तन होगा ना, ज़्यादा चेंजेस आएंगे ना। ये क्या कह रहा है कि ज़्यादा एक ही तरह के आप लीजिए, एक पागल है तो पागल को ही लीजिए, नॉर्मल बंदा है तो नॉर्मल को ही उसकी जगह रखिए। और तीसरा, यह नियम जो है वो अल्पकाल के लिए है, यानी कि शॉर्ट रन, लॉन्ग रन में ये काम नहीं करता। लॉन्ग रन के लिए तो हमने एक बताया था ना, रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है प्रतिफल के नियम, जहाँ पे प्रतिफल के नियम जहाँ पे या तो उसको बहुत ज़्यादा लाभ होता है, या तो सामान्य लाभ होता है, या तो थोड़ी हानि होती है। ग्राफ याद है ना, समझ गए? ओके, अब इसे हम टेबल डायग्राम की सहायता से समझेंगे। देखो, मान लो कि सबसे पहले हमने ये लेबर की संख्या एक था, पहले फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, धीरे धीरे एक एक लेबर हमने बढ़ाया। मान लो पहले हमने टोटल प्रोडक्शन 2 लड्डू बनाए, दूसरा आने पर हमने 5 लड्डू बनाने लगे, 3 बढ़ा ना, तो दूसरा लेबर आ रहा है तो कितना बढ़ा रहा है? 3। यहाँ तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी 0 है क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है। इसका कितना होगा? 5 में से 2 गया 3, एक एक्स्ट्रा आया तो 3 बनाया। पहले इसी को समझो, हम ना ये 3 तक ना बढ़ा देते हैं कि 3 लेबर तक हमने टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है तेज़ी से, 2 से 3 बढ़ा, अब 3 से 4 बढ़ा दो 9। फिर यहाँ से ना घटाने लग जाओ चौथे से कि अब 9 से ना, अब ये 4 बढ़ा तो 5 नहीं बढ़ाएंगे, अब 9 से फिर 3 कर देंगे, 12 पे आ गए। 3 से फिर कह दो कि अब 2 ही बढ़ाएंगे, 14, फिर 1 ही बढ़ाएंगे, 15, फिर ना कुछ नहीं बढ़ाएंगे, फिर ऊपर से 1 घटा देंगे, बात ख़त्म। समझ गए? तो ये टोटल प्रोडक्शन हमने यहाँ तक देखा कि यहाँ तक बढ़ा, 2 से 3, 3 से ये, फिर यहाँ से देखो कम होने लगा, अब 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, फिर कुछ नहीं बढ़ा, फिर ये बढ़ा। ज़्यादा लगाते चले जाओगे, ज़्यादा खाते चले जाओगे, एक रोटी में तो अच्छा लाभ मिलेगा, दूसरे में, तीसरे में, 8वीं तक आते आते मन भी नहीं करेगा, निगेटिव में जाएगा, उल्टियाँ करोगे वैसे ही। तो यहाँ पे हमने देखा 0 मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं था। इसमें से ये घटाया तो 3, इसमें से ये घटाया तो 4, अगला जो आ रहा है बंदा वो 4 बना रहा है, लेकिन अब जो अगला आ रहा है वो केवल 3, फिर अब जो अगला आ रहा है वो 14 में से 12 गया, केवल 2, फिर 15 में से 14 गया, केवल 1 बना रहा है, ये 6वां व्यक्ति। 7वां व्यक्ति कुछ नहीं बना रहा, आके बस वैसे पैसा ले रहा है, तोड़ रहा है रोटी। फिर ये जो आ रहा है ये तो निगेटिव में आ रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, खा पी रहा है उल्टा से। ठीक है, ये मार्जिनल प्रोडक्शन है। मार्जिनल प्रोडक्शन मतलब क्या? एक अधिक लेबर जब हमने बढ़ाया तो कितना अधिक हमारा प्रोडक्शन बढ़ा। एवरेज आपको पता है कि टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, एवरेज जो होता है वो टोटल प्रोडक्शन को क्वांटिटी से डिवाइड करो, तो एवरेज निकालना है। टीपी कितना है इतना, और क्वांटिटी कितना है, तो 2 को 1 से भाग करोगे 2 ही रहेगा, 5 को 2 से भाग करोगे 2.5 रहेगा, 9 को 3 से भाग करोगे 3 रहेगा, 12 को 4 से भाग करोगे तो 4 3 12 रहेगा, ये 14 को 5 से भाग करोगे तो 5 दूना 10, 5 8 40। ओके, करके देख लीजिएगा, हम कर देते हैं। 5 दूना 10, यहाँ 4 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 8 40। ये क्या किया, तो 6 दूना 12 और 6 पंचे 30, ये 7 दूना 14, 7 एक कम 7, ये 8 एक कम 8, 8 सते 56। आप देखोगे कि सबसे पहले प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, 2 से 2.5, फिर 3, फिर कुछ देर तक तो कांस्टेंट रहा कि 2 3 के अलग बगल ही भटक रहा है, फिर बेचारा यहाँ से कम होने लगा। यही हमें बताता है कि शुरू में तो बढ़ता है 3 तक बढ़ेगा, फिर अब जो है वो घटना चालू हो जाएगा। तो इसको हम टेबल की डायग्राम से टेबल की सहायता से समझते हैं। देखो, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। शुरू में 3 यूनिट तक, आप ग्राफ को अगर पॉज करके नोट किया हो तो देखिए, शुरू में 3 यूनिट तक जब हमने लेबर को बढ़ाया तो कुल उत्पाद तीव्र गति से बढ़ा, यूनिट 1 से यूनिट 3 तक। चौथे लेबर पर कुल उत्पादन बढ़ा तो, लेकिन धीमी गति से बढ़ा, यूनिट 4 से लेकर यूनिट 7 तक धीमी गति से बढ़ रहा है, घटने भी लगा। और 7वीं यूनिट पर तो मार्जिनल प्रोडक्शन 0 है, यानी कि जो बंदा आ रहा है वो कुछ नहीं उत्पादन कर रहा है, केवल खा रहा है। ठीक है, मतलब आ रहा है और कुछ नहीं खा रहा है, मतलब अर्थात अब और अधिक लेवल लगाने पर टीपी घटेगा, टोटल प्रोडक्शन घटेगा। आप 10 किलो लड्डू ला रहे हो, 5 काम कर रहे हैं, 5 की ज़रूरत है, आप 6वें को लाओगे तो मार्जिनल प्रोडक्शन घटेगा, वो आएगा बैठ के खाएगा। हमने देखा कि 8वीं यूनिट पर एमपी निगेटिव है, मतलब अब टोटल प्रोडक्शन घट रहा है। ठीक है, कोई आया, उसके आने पर कुछ घटा कुछ बढ़ा नहीं, ना तो 0 रहा, माइनस में रिटर्न दे रहा है। तो अब 8वीं यूनिट के बाद भी यदि प्रोड्यूसर लेबर बढ़ाएगा तो भैया वो तो पागल है, फिर उसे घाटा लगेगा। अब इसका डायग्राम सबसे ज़रूरी है, डायग्राम समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। इसको ध्यान से समझिएगा, जितनी मुश्किल से मैंने समझाया शायद उससे आसानी से समझाऊँ। इसके लिए पता है, यहाँ से ऐसे लाइन लाते हैं, यहाँ से शुरू में ऐसे बढ़ाते हैं, देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से बनाना होता है। शुरू में ऐसे बढ़ाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ओके, फिर ऐसे, बहुत बढ़िया बन गया, समझ गए। यहाँ से शुरू में ऐसे बढ़ाते हैं, यहाँ, फिर यहाँ से डायरेक्ट बदल देते हैं उसकी गति यहाँ तक अच्छे से,
फिर यहाँ से बदल दिया, ठीक है। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से गति अपनी बदल रहा है ये, और यहाँ पे देखो तो टोटल प्रोडक्शन, ये टोटल प्रोडक्शन कर्व है, यहाँ पे मैक्सिमम है। आप बताना यहाँ पे टीपी मैक्सिमम है, टीपी टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है। अब हम मान लेते हैं ए, ठीक है, इसको मान लेते हैं बी। ओके, एक चीज़ हमने बना ली। अब टोटल प्रोडक्शन के बजाय भैया मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन कर्व भी तो बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ी सी लाइन खींचते हैं ऐसे। अब यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन हम देखो एमपी ऐसे ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं, जहाँ तक ये बढ़ा बस यहाँ तक बढ़ेगी, ऊपर से फिर इसको यहाँ से गुजार दो। ध्यान से, ये दिमाग लगाना है। यहाँ से ऐसे लाना, इसको ऐसे लगा के सीधे यहाँ नीचे वाले को बोलो चल, यहाँ पे चला चल। तो ये जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो यहाँ पे जब 0 होगा तभी टीपी मैक्सिमम होगा। सोचो ना, जब और अधिक लेबर बढ़ाने पर 0 होगा टोटल प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या, यहाँ तक तो टीपी मैक्सिमम था, अब इसके बाद अगर बढ़ाओगे तो टोटल प्रोडक्शन घटेगा, यानी कि और अधिक लेबर अब कुछ नहीं देगा, वो 0 ही देगा, निगेटिव में जाएगा। पहली चीज़ कर लिया आपने। अब दूसरी चीज़ जो करनी है, इसको बनाया, इसको यहाँ पे मिलाया, यहाँ तक देखो तो टीपी मैक्सिमम गति से बढ़ रहा है, इसको फर्स्ट स्टेज कहेंगे। अब देखो सेकंड स्टेज क्या है, यहाँ पे बढ़ रहा है लेकिन धीमी गति से बढ़ रहा है, धीमी धीमी धीमी। ओके, तो इसके लिए एक यहाँ से टेंजेंट खींचना चाहिए, पटरी लेके स्केल से बढ़िया से, मैं तो वैसे खींच दे रहा हूँ, ठीक है। इसको Z1 मान लेना। मान लो यहाँ पे टेंजेंट कर रही है, ऐसे बता देना कि पॉइंट सी पे टेंजेंट कर रही है, वहाँ से एक लाइन खींचना। ओके, 2 बार ये कर्व देखो, इतना आसानी से तो समझा रहा हूँ कि जहाँ तक ये बढ़ा MP ला दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से फिर एक कर्व निकलेगी, कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, ये AP है, लेकिन यहाँ से सीधे ऐसे लौट जाएगी। बात ख़त्म, बन गया जी कर्व। अब कुछ नहीं करना, कर्व को डिफाइन करना है, एवरेज प्रोडक्शन। यानी कि एवरेज प्रोडक्शन तब तक बढ़ता है जब तक यहाँ तक नहीं आ जाता। अब इसके बाद एवरेज प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, समझ गए। अब पॉइंट को नाम दे दो, इसको कोई भी पॉइंट दे सकते हो आप, ABC D दे सकते हो, E दे सकते हो, F दे सकते हो, समझ गए, हो गया। अब देखो कितनी स्टेज बनी, एक ये इसके पहले एक स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज, और इसके बीच में सेकंड स्टेज, और ये मिलके थर्ड स्टेज। अब देखो, बस कुछ नहीं करना, अब एक्सप्लेन करना है ग्राफ को। आपने बोलना है कि हमने एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ली, मात्रा नहीं मात्रा ली, ठीक है। वाई एक्सिस पर सबको पता है लेबर लिया, क्यों, क्योंकि लेबर को ही बदल सकते हैं भैया, और कुछ तो बदल नहीं सकते। अब देखो प्रथम अवस्था में क्या है, हम देखते हैं कि जो टीपी है वो A पॉइंट तक, देखिए प्रथम अवस्था में, बस टीपी को देखेंगे, ये टीपी है, तीव्र गति से बढ़ रही है, टीपी टोटल प्रोडक्शन तीव्र गति से। ये गाना बगल में चल रहा है, जीला टॉप लागे लू, पता नहीं यार, मतलब किसी की शादी है। तो प्रथम अवस्था में टीपी तीव्र गति से बढ़ रही है, ठीक है, A पॉइंट तक, ठीक है, A पॉइंट से C पॉइंट तक, ठीक है, A पॉइंट तक बढ़ रही है ना अच्छे से। ओके, अब कुछ नहीं करना, A पॉइंट तक बढ़ रही है तो A से जो कर्व है अपनी स्पीड बदल देता है, हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड अवस्था, ठीक है। द्वितीय अवस्था में क्या किया, देखो ना ध्यान से। अब द्वितीय अवस्था में A से C तक, द्वितीय अवस्था में हर एक प्रोड्यूसर रहना चाहता है कि यार मुझे घाटा भी ना हो, लाभ भी ना हो, टोटल प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ता रहे, ठीक है। द्वितीय अवस्था में जो टीपी है टोटल प्रोडक्शन, देखो A से C तक, ठीक है,
मतलब सामान्य गति से बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट से, सामान्य गति से बढ़ रहा है सी पर, ठीक है। देखो ना सी पर, ए से लेकर सी तक, सी तक, सी पर से तीसरी अवस्था चालू हो जाती है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एक चीज़ और, सेकेंड स्टेज में जो है, एक की पॉइंट लिख लेना कि सेकेंड स्टेज में प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा लाभ में होता है और हर एक प्रोड्यूसर इसी स्टेज में रहना चाहता है। ओके, कि मैक्सिमम हमको उत्पादन चाहिए, ठीक है, जब तक कि एमपी ज़ीरो ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि एट पॉइंट बी, अब तीसरी अवस्था, ठीक है। तो दूसरी अवस्था में ही तो सबसे ज़्यादा, देखो ना, दूसरी अवस्था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फर्स्ट स्टेज थी, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। ओके, तो थर्ड स्टेज में हम क्या कहेंगे, ये सेकेंड स्टेज, देखो यहाँ तक, तो हम कहेंगे अब बी जो है, बी पर टीपी मैक्सिमम है जब मार्जिनल प्रोडक्शन ज़ीरो है, ठीक है। अब तीसरी अवस्था में जो मार्जिनल प्रोडक्शन है ऋणात्मक हो जाता है। बोले कैसे, दिखाता हूँ कैसे। देखो तीसरी अवस्था में ये अवस्था, देखो ना, ये निगेटिव हो जाता है। एक्चुअली दिस काइंड ऑफ थिंग आई एम मिस्टेकन, तो थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टेज है, सॉरी, ये सेकेंड स्टेज है और ये थर्ड स्टेज है। ओके, थोड़ा सा करेक्शन, ओके ना। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है, जल्दी से बढ़ रहा है, सेकंड स्टेज में बढ़ तो रहा है लेकिन धीमी गति से बढ़ रहा है, अब थर्ड स्टेज में घटेगा। ओके, जल्दी जल्दी में हो जाता है। तीसरी अवस्था में एमपी ऋणात्मक हो जाता है। अब टीपी धीमी गति से घटने लग जाएगा। यहाँ पर प्रोड्यूसर को हानि होगी, ग्राफ पे ही पूरा नंबर मिल जाएगा, जैसे मैंने बताया वैसे बनाना। इसमें कोई प्रोड्यूसर नहीं रहना चाहेगा और ये पक्का आएगा, 2 साल नहीं आया, इसके पहले आता था, ये पक्का आएगा। इसको एक बार फिर से पीछे करके देखो, ठीक है। ये मैं अच्छे से तैयार करके गया था, मैं कहा ये आता तो मैं 40 नहीं 45 लाता। तो इसमें कोई प्रोड्यूसर को हानि होगी, इसमें कोई प्रोड्यूसर नहीं रहना चाहेगा। क्यों रहना चाहेगा, कोई पागल है क्या कि जितना मुझे बन रहा है उससे ज़्यादा लेबल लगा के मुझे घाटा ही घाटा चाहिए? तो ऐसा नहीं हो सकता, कोई प्रोड्यूसर नहीं रहना चाहता, नहीं रहना। कंक्लूज़न क्या निकला, कंक्लूज़न में हम बता सकते हैं, देखो इतना कुछ हमने पढ़ा, कंक्लूज़न में ये बता सकते हैं, ठीक है, लेबर को तब तक, जो प्रोड्यूसर है लेबर को तब तक बदलना चाहेगा जब तक कि उसको मैक्सिमम टोटल प्रोडक्शन ना प्राप्त हो, ठीक है। बी नंबर पे क्या कहेंगे, ये शॉर्ट रन के लिए है, ठीक है, ये शॉर्ट रन के लिए है, बस कंक्लूज़न यही है। और कंक्लूज़न में क्या कि तीसरी स्टेज में कोई बंदा नहीं रहना चाहेगा,
तीसरी स्टेज अवस्था में, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तो बुढ़ापे में कोई रहना नहीं चाहता, लेकिन रहना तो पड़ेगा ना, समझ गए। तो तीसरी स्टेज में कोई प्रोड्यूसर नहीं रहना चाहता, वैसे ये लोग भी हैं, कोई प्रोड्यूसर नहीं रहना चाहता। बाकी ये समझ में आया होगा, और नोट्स को बार बार रिवाइज करिए, यही एक साधन है अच्छे नंबर लाने का, खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है। इन ग्राफ को देखिएगा, ये, फिर थोड़ा सा इधर, फिर थोड़ा सा इधर, फिर थोड़ा सा और इधर, समझ गए। तो इसको बोलते हैं मांग की लोच और ये परिवर्तनशील का नियम। एक क्वेश्चन और उठ के आ सकता है, क्या कि इसी दोनों क्वेश्चन से जो हमने करा रखे हैं, एक तो आएगा प्रतिफल के नियम, जो मैंने पहले बता रखा है, एंड बोलने में हो जाता है कि बहुत बोलना पड़ता है जी, ठीक है। तो प्रतिफल के नियम हो गए और परिवर्तनशील पैमाने के नियम, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो आप दोनों को अलग अलग डिफाइन करिएगा, उस वीडियो से देखिए। तो मैं बता देता हूँ, ये जो है ये शॉर्ट रन के लिए है, अल्पकाल के लिए, ये लॉन्ग रन के लिए है, बस समझते जाइए, लॉन्ग रन के लिए, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें जो है या तो हम जिस अनुपात में कैपिटल और लेबर, इसमें लेबर एंड कैपिटल दोनों चेंज होते हैं, मैंने बताया था दोनों चेंज, इसमें केवल लेबर चेंज, कि जल्दी जल्दी में आप लेबर ही चेंज कर सकते हो, और क्या मशीन यहाँ से वहाँ थोड़ी कर सकते हो, ये लॉन्ग रन के लिए है। इसमें 3 स्टेज होती हैं, पहला सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि ज़्यादा फ़ायदा, मैं बताया कैसे, एक तो मैंने बताया था ना ऐसे ऐसे, ठीक है, ये मार यार पी, ठीक है, मैं बोला था ठीक है, यहाँ पे ये रेवेन्यू है, कॉस्ट भी ले लिया, प्राइस भी ले लिया, ओके, दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। कभी कभी फॉर्म में आके ना ऐसे में बताने लगता हूँ, दिख भी नहीं रहा होता है, तब भी मैं बताता रहता हूँ, बोले सर जी यार मतलब आप भी ना। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ले ली, ओके, ये 0 है, ये x है, ये y है, मैं बता रहा हूँ बस। जो AP है वो U शेप की होती है, AC एवरेज कॉस्ट, और जो MC है वो इसको नीचे से बीच से काटती है, ठीक है, ये है। बोले सर जी पहले तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में था, लेकिन जब आपने यहाँ ला दिया तो यहाँ पे आ जाएगा, अब इवन पे इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, कि कम खर्चे पर ही ज़्यादा। तो मैं बोला यहाँ से इस नीचे वाले पॉइंट को मिला देना, और बोलना कि ऊपर तक हम जाएंगे ही, तो इतने पे ही आ गया ना। अब ये C है कॉस्ट, इतना लगा के इतना मिल रहा है, ये इतना फ़ायदा हो रहा है, तो बता देना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। कैसे परिभाषित करोगे, x एक्सिस पर ये लिया, y एक्सिस पर ये लिया, यहाँ जो AC है वो AR से कम है, AC लेस देन AR, ठीक है। अरे यहाँ तो इसको बताना है ना। फिर एक मैंने कर्व बनाया, इसको कैसे करना है, इसको केवल छुआ के चले जाना है, नीचे से करना है, और ये इक्विलिब्रियम यही है, तो ये प्राइस है, क्वांटिटी है, 0 है, x है, y है, U शेप का बना तो AC है, नीचे से काटा तो MC है, ये क्या है AR EMR P, यहाँ पे AR AC के बराबर है, इसलिए कोई प्रॉफिट कोई लाभ नहीं है, ये दूसरा है, ये पहला था। तीसरा क्या है, जब लॉस होगा, लॉस कब होगा, जब ये AR EMR और P बराबर हैं, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन के लिए मैंने बताया कि क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेता और विक्रेता होने चाहिए, क्रेता विक्रेता को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, किसी भी फर्म को आने जाने की पूर्णतः छूट मिलनी चाहिए, समझ गए। जो क्रेता व विक्रेता हो उनको मतलब नॉलेज तो होना ही चाहिए, सभी के लिए एक जैसी वस्तुएं हों। ये रेवेन्यू कॉस्ट प्रॉफिट है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ओके। यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो ए है उसको ऊपर से ही गुजार देंगे, AC, ये जो है ये नीचे से काटेगा। यहाँ पे एक और कर्व हम बना देंगे, अगर बनाना चाहते हैं तो ABC का, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो यहाँ पे ये यहाँ आ जाएगा बेचारा, इतना कॉस्ट लगाएगा तो इतना रेवेन्यू पाएगा, तो इसको इतना लॉस हो जाएगा, समझ गए बात, ओके। ये MC है, MC जो है सही निशान का होती है, ये है ये। इसमें भी हमने देखा था कि ऐसे होता है, हम दिखाते हैं TRTC अप्रोच, ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे, तो जहाँ पे ये गैप ज़्यादा होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इक्विलिब्रियम में होता है कौन सा, प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। ऐसे हम ले गए थे, याद आ रहा है कुछ, तो यहाँ पे एक टेंजेंट खींचा, नीचे लाइन खींचा, ये प्रॉफिट कर्व है, ये TR था, ये TC था, TRTC अप्रोच में हमने देखा, ये Y है, X है, 0 है, ठीक है। तो मैं कल कोशिश करूँगा कि ऐसे ही केवल ग्राफ के जरिए मैं सभी क्वेश्चन को समझा दूँ, समझ गए। कमेंट करना, कमेंट नहीं मतलब, ठीक है। तो मैसेज, तो
कि ऐसे ही समझना है ना, रिवीजन करना है अच्छे से, केवल ग्राफ का ही, और थ्योरी तो मन में आ ही जाती है ना। तो फिर से अगेन आई विल ट्राई टू डू, क्योंकि मुझे लगता है यार कि साझेदारी करो तो किसी के गम की करो। खुशियों के तो दावेदार बहुत हैं, खुशियाँ तो हर कोई बांटना चाहता है, बट गम में आपके साथ कौन है? व्हेन यू आर सैड, व्हेन यू आर वीक, व्हेन यू आर सीकिंग फॉर समवन, तब आपका साथ कौन देता है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कि आपको लगे यार कि हाँ कोई ऐसा है जो हमको टाइम देगा। कोई भी इंसान, माँ बाप हो सकते हैं, कोई भी, कि हाँ ये मेरे अपने हैं, मैं कभी दुखी होऊंगा तो हाँ इनसे हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो दैट्स वाई, तो ये क्या है, शॉर्ट रन है। शॉर्ट रन में क्या होता है, मैंने बताया ग्राफ ऐसे शुरू में इंक्रीजिंग दिखाना, फिर ऐसे ऐसे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टोटल प्रोडक्शन होता है, टीपी बना देना, ये टीआर टोटल रेवेन्यू है, एक टीपी है, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम टीपी होती है। तो फिर मैंने बोला यहाँ तक तो बढ़ती है, यहाँ तक तो ऐसे ए पॉइंट बना दो, यहाँ से फिर यहाँ तक, यहाँ इस पॉइंट को पाने के लिए ऐसे झूठिन का यहाँ तक बना देना, ये हो गया। जो एमपी है वो पहले यहाँ तक जाएगी, यहाँ से फिर ये टोटल प्रोडक्शन के नीचे से चली जाएगी एमपी। जो एपी है वो कहाँ तक जाएगी, वो ऐसे जाएगी, ये यहाँ तक जाएगी, फिर ऐसे निकल जाएगी, ये पहाड़ी बना देना ऐसे, एपी है। ये पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, ओके। नाम दे दो 0 y x, ओके, सब कुछ दे दिया। यहाँ पे हमने क्वांटिटी ले लिया, यहाँ पे हमने लेबर ले लिया, यहाँ पे क्वांटिटी या प्रोडक्शन ले लिया ना जी, प्रोडक्शन। तो फिर डिफाइन करना कि पहले स्टेज में जो है प्रोडक्शन ए से लेके सी तक बढ़ता तो है लेकिन तेज गति से, तीव्र गति से बढ़ता है। सी से लेके बी तक बढ़ता तो है लेकिन धीमी गति से बढ़ता है, और बी पर आकर सबसे ज़्यादा हो जाता है। फिर बी के बाद भी अगर प्रोडक्शन बढ़ाता है तो निगेटिव हो जाता है। समझ गए? हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको तो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, मुझे क्या पता। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम सभी के लिए। तो बढ़िया से पढ़िए, तैयारी करिए, और हाँ, जो होना है वो तो किस्मत के हाथ है, ठीक है। जो नंबर आना है वो किस्मत के हाथ है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिश करो, और इसका मेहनत का परिणाम हमें कहीं ना कहीं तो मिलेगा। आज नंबर में नहीं तो कहीं और मिलेगा, समझ गए? तो बस यही दोनों तैयार करके जाइए। और तीसरा जो है मैं रिकमेंड करूँगा, वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। वो है ब्याज क्या है, अभी जाइए सर्च करिए ब्याज क्या है, ठीक है। और क्लासिकल थ्योरी ऑफ ब्याज, क्लासिकल थ्योरी ऑफ ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, ठीक है मैं, ओके हो गया। और इसके बाद मैंने बोला था कि लगान पे आप देख लीजिए, रिकार्डो का लगान सिद्धांत देखा ही होगा। दूसरा कहा था कि मजदूरी का सिद्धांत। इन तीनों में से याद आएगा यूनिट 4 100%।